चलो बेटा, ज्योग्राफी का चैप्टर थर्ड वाटर रिसोर्सेज एक बार समझ लेते हैं जल्दी से नोट्स से। वैसे ये चैप्टर सीबीएसई में प्रोजेक्ट वर्क में आता है, एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे मैप पर कभी कभी आ जाता है। तो सबसे पहली हेडिंग है हमारी वाटर स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, पानी की कमी। पानी की कमी किसे कहते हैं? लैक ऑफ फ्रेश वाटर इज़ नोन एज वाटर स्कैरसिटी। फ्रेश वाटर की कमी को ही हम वाटर स्कैरसिटी या पानी की कमी कहते हैं। ऑल्दो वी रिसीव इनफ रेनफॉल, यद्यपि, ऑल्दो का मतलब यद्यपि हम पाते हैं, हम कौन? भारत में होती है इनफ मतलब पर्याप्त मात्रा में रेनफॉल यानी बारिश, बट वी फेस वाटर स्कैरसिटी, लेकिन फिर भी हमें पानी की कमी का सामना एवरी ईयर, हर साल करना पड़ता है। क्यों? सम मेन रीजंस आर, इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनता है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ वाटर स्कैरसिटी इन इंडिया। रीजंस क्या हैं? पहला है वाटर पोल्यूशन, क्योंकि जो पानी है हमारे पास वो पोल्यूट हो जाता है। जैसे देखा होगा ओपन रिसोर्स वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो जाते हैं, क्योंकि नदी नाले, नालियों का पानी और सीवर का पानी या वाटर फैक्ट्री से निकला हुआ वेस्ट में जाता रहता है। दूसरा है मिस मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जो वाटर रिसोर्सेज हमारे पास हैं भी उनको हम सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिससे पानी हमारा जो बारिश में बरसता है वो इधर उधर चला जाता है और एक जगह पर स्टोर नहीं हो पाता है। तीसरा है सीजनल वेरिएशन इन रेनफॉल। सीजनल वेरिएशन का मतलब है मानसून हमारा कभी जल्दी आता है, कभी देर में आता है, और सीज़न जो है वो वेरी करता है, यानी कभी कभी मानसून में बारिश कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। चौथा है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। पानी जो बरसता भी है वो भी हमारा अनइवन रहता है। अनइवन का मतलब कहीं पर कम बरसता है, कहीं पर ज़्यादा बरसता है। फिफ्थ है एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर इन अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज़। पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में तो हमें पता ही है बेटा कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में पानी बहुत ज़्यादा लगता है, और जब पानी बरसेगा नहीं तो अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। अर्बन में, शहर में भी देखा होगा, पहले पानी हैंडपम्प से लिया जाता था, अभी तो समरसेबल लग गया है तो काफ़ी देर तक चला करता है, काफ़ी पानी उसमें वेस्ट होता है। और लास्ट पॉइंट है इसमें वाटर स्कैरसिटी में, लास्ट पॉइंट है बेटा ग्रोइंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है पानी का कंजप्शन उतना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आता है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन किसे कहते हैं? वाटर बेटा पोल्यूटेड वाटर उसे ही कहा जाता है जिसको हम इस्तेमाल में ना ला सकें। तो इसका सिंपल सी डेफिनेशन होती है, प्रेजेंस ऑफ एनी अनडिजायरेबल कंटेंट इन वाटर इज टर्म्ड एज वाटर पोल्यूशन। पानी में अगर कुछ भी ऐसा मिला हुआ है जो अनडिजायरेबल है या जिसको हम नहीं चाहते हैं कि पानी में मिला हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? पोल्यूटेड वाटर। कॉजेज़ क्या है बेटा? इसके कॉजेज़ हैं इसके डिस्चार्ज ऑफ केमिकल इफ्लुएंट्स, फैक्ट्री से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ, एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट और उद्योगों का कचरा। सेकंड है एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड। खेतों में बहुत ज़्यादा कीटनाशक और फर्टिलाइजर यानी उर्वरक का इस्तेमाल जब कर लिया जाता है तो वो वर्षा के पानी के साथ घुलकर नदी नालों और तालाबों और नदियों तक पहुंच जाता है, जिससे वो वाटर पोल्यूट करता है। थर्ड वन इज डिस्चार्ज ऑफ ऑयल ड्यूरिंग वाटर ट्रांसपोर्टेशन। पानी को इधर से उधर ले जाने में या ट्रांसपोर्टेशन के ड्यूरिंग जो हमारा डिस्चार्ज ऑफ ऑयल, जो तेल हमारा रिसाव होता है, वो हमारा बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूट करता है। जैसे देखा होगा इंडिया में जितनी भी रिफाइनरीज़ हैं, मुंबई हाई वो हमारा ओशन में ही है, तो वहाँ पर जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल ऑयल को, तो कुछ जो मिनरल ऑयल लीक हो रहा होगा वो ऑब्वियस सी बात है वाटर को कंटेमिनेट करता है। फोर्थ वन इज़ वॉशरमैन। इंडिया में बहुत ज़्यादा अभी देखा होगा जो वॉशरमैन हैं, धोबी हैं हमारे, वो ओपन रिसोर्स वाटर में ही कपड़े वॉश करते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर पोल्यूट करता है। लास्ट वन इज़ रिलीजियस इमरजेंस ऑफ आइडल्स। मूर्ति विसर्जन, जो धार्मिक क्रियाएं होती हैं उनमें जो हम बहुत ज़्यादा आइडल्स, मूर्ति या बहुत ज़्यादा फूल वगैरह हम लोग वेस्ट जो होते हैं उन्हें हम पानी में बहा देते हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट होता है। लास्ट है हमारा वाटर कंजर्वेशन। अब हम वाटर कंजर्व कैसे करें? वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स रिगार्डेड एज, वाटर जो है रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब है वो अपने आप वापस आ जाता है, लेकिन बहुत स्लोली। ठीक है। रिगार्डेड एज एलिक्सियर ऑफ लाइफ। एलिक्सियर का मतलब जीवन दायनी, जीवन को प्रदान करने वाला, जीवन के लिए इसेंशियल। वाटर बहुत इसेंशियल है लाइफ के लिए, दैट्स वाई, इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट या बहुत ज़रूरी है टू कंजर्व वाटर रिसोर्स, कि हम वाटर रिसोर्स कंजर्व करें। और ये हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए फॉलोइंग मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर मैनेजमेंट एंड जुडिशियस यूज़।
पहला है प्रॉपर मैनेजमेंट एंड जुडिशियस यूज। प्रॉपर मैनेजमेंट, हम सही तरीके से जो भी हमारे पास वाटर रिसोर्स हैं उनको मैनेज करें, और जुडिशियस का मतलब होता है सही तरीके से, न्याय संगत। ऐसा नहीं कि सारा पानी एक ने इस्तेमाल कर लिया, दूसरे के लिए कुछ बचा नहीं, या ऐसा नहीं कि सारा पानी एक ही ने इस्तेमाल कर दिया और फ्यूचर के लिए नहीं बचा। लॉफुल यानी न्याय संगत, जो कानूनी रूप से सही हो और जो तर्क रीजनेबल हो, रीजनेबल तरीका हो। सेकेंड वन इज रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। जो वेस्ट वाटर है उसे हम रिसाइकल करें। रिसाइकल हम कर सकते हैं कैसे? रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोगों ने पढ़ा है। थर्ड वन इज ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर गार्डनिंग और अदर पर्पस। जो पीने योग्य पानी है उसका इस्तेमाल कपड़े धोने या गार्डनिंग के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जो रिसाइकिल वाटर होता है उसका इस्तेमाल गार्डनिंग और अदर पर्पसेस के लिए किया जाना चाहिए। फोर्थ वन इज रेन वाटर शुड बी हार्वेस्टेड। रेन वाटर जो है उसको किसी न किसी प्रकार से बचाना चाहिए या कंजर्व करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, हम लोगों के घरों में पानी बरसता है और वो सारा बढ़िया पाइप से होते हुए नालियों में चला जाता है और वो पूरा वेस्ट हो जाता है या पल्यूट हो जाता है। लेकिन अगर उसे ही हम कोई टंकी या किसी में स्टोर कर लें तो वो हमारा रिसाइकिल किया जा सकता है फॉर गार्डनिंग एंड अदर पर्पजेज। तो ये था बेटा हमारा वाटर कंजर्वेशन। इसके बाद की हेडिंग्स नेक्स्ट वीडियो में। वाटर कंजर्वेशन के बाद बेटा नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग वाटर। यह एक तरीका है जिससे हम पानी इकट्ठा करते हैं फ्रॉम रूफ टॉप्स, छतों से, टू रिचार्ज अंडरग्राउंड वाटर, और अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। कैसे? वेरियस मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन के वेरियस मेथड्स भी हैं। पहला है द हिली एरियाज एंड इन वेस्टर्न हिमालयाज पीपल हैड कंस्ट्रक्टेड कॉल गुल्स एंड कुल्स। जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पर बेटा कैनॉल्स वगैरह नहीं बनाई जा सकती हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े टंके बनाए जाते हैं और वाटर कंजर्व करने के लिए गहरे गड्ढे बनाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? गुल्स एंड कुल्स। और ये मोस्टली कहाँ होता है? हिली एरियाज़ या वेस्टर्न हिमालय में। सेकेंड है इन वेस्ट बंगाल पीपल कंस्ट्रक्टेड लो प्राइज्ड इनंडेशन कैनॉल्स। इनंडेशन का मतलब होता है जो प्रचुर मात्रा में भरी रहती हैं या सदैव पानी से भरी रहती हैं, ऐसी नहरें बनाई गई हैं लो प्राइस यानी कम पैसे में। जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं उन्होंने कम पैसे में ऐसी कैनॉल्स या ऐसी नहरें बनाई हैं जो पानी से भरी रहती हैं और वाटर स्कैर्सिटी नहीं हो पाती है। थर्ड, इन राजस्थान ट्रेडिशनल होम्स हैव लार्ज अंडरग्राउंड टैंक्स कॉल्ड टंकाज। राजस्थान में फिर हमने बताया आपको जहाँ पर गहरे गड्ढे बना लिए जाते हैं जिन्हें टंकास कहते हैं, ठीक है, और ये अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हेल्प करते हैं। एडवांटेज, इसका एडवांटेज क्या है या इसकी ज़रूरत क्यों है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की? आपको पता होगा बेटा तमिलनाडु में ये इसेंशियल कर दिया गया है कि अगर आपका घर नया बनवा रहे हो तो उसमें अंडर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसके लिए आपने प्रॉपर टंकी और व्यवस्था की हो। फर्स्ट पॉइंट है एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जब हम करते हैं तो ये अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है और अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ता है। जो पानी हमारा नालियों के रास्ते बहकर दूर निकल जाता था वो दूर नहीं निकलता है और अब वो एक जगह घरों के नीचे ही इकट्ठा होकर धीरे धीरे अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। सेकेंड है इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड रिड्यूसेस पॉल्यूशन। यह वाटर की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है और पोल्यूशन को रिड्यूस करता है। कैसे? अब हमें पता है अगर नालियों से होता हुआ पानी बह रहा है तो रास्ते का सारा कचरा अपने साथ बहाते हुए ले जाता है और मिक्स होता रहता है उसमें। लेकिन अगर हम रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो वो घर से सीधे टंकी में जाएगा और बीच में कहीं भी पोल्यूट नहीं होगा। इससे वाटर की क्वालिटी भी इंक्रीज होती है और पोल्यूशन भी कम होता है। थर्ड, इट डिक्रीजेज द फ्लडिंग ऑफ एरियाज। अब पानी बहकर इधर उधर निचले इलाकों में जाएगा तो फ्लड की कंडीशन आएगी, लेकिन अगर पानी बहकर दूर तक जाएगा ही नहीं और एक जगह पर स्टोर रहेगा तो फ्लड की कंडीशन भी नहीं आएगी, फ्लडिंग डिक्रीज होगी। सॉइल इरोजन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। सॉइल इरोजन नहीं होगा क्योंकि पानी बह ही नहीं रहा है। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगा क्योंकि वाटर मास मैसिव अमाउंट में डिस्चार्ज होगा ही नहीं। फोर्थ वन इज इट सप्लाइज वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड इरिगेशनल पर्पज। वाटर जो है हमारा, जो हम लोग रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्ट करते हैं वो हमारा डोमेस्टिक और इरिगेशनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो जाता है। डोमेस्टिक जैसे कपड़े धोने या जानवरों को नहलाने के लिए या गार्डनिंग के लिए। इरिगेशन खेती करने के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा हमारा मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में यही है।
मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स कहा जाता है जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं बहुउद्देशीय, यानी कि एक हमने नदी पर कोई डैम बनाया और उससे कई सारे उद्देश्य या कई सारे हमारी नीड्स फुलफिल हो रही हैं। जैसे जब कोई हमने डैम बनाया तो उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रही है, फ्लड भी प्रिवेंट हो रहा है, सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट हो रहा है, टूरिज्म भी मिल रहा है, और प्लस वाटर जो हमारा है वो हायर अपर लैंड तक हम लोग कैनाल्स के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए इनको मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। अ डैम इज़ अ रिजर्वायर, एक डैम जो है वो संग्रह करता है, रिजर्वायर का मतलब होता है एकत्र करने वाला, या जहाँ पर जल हमारा बहुत ज़्यादा मात्रा में एकत्र होता है। क्रिएटेड बाय अ बैरियर, बनाया जाता है एक रुकावट के द्वारा, बिल्ट अक्रॉस द रिवर, जो रुकावट हम लोग नदी के धारा में रोक कर या नदी की धारा में रुकावट बनाकर बनाते हैं। जिस डायरेक्शन में रिवर हमारी फ्लो कर रही है उसके बीच में हम लोग एक बड़ी सी दीवार डैम जैसी बनाते हैं और उसे ही बैरियर कहा जा रहा है, और वहाँ पर हम लोग पानी इकट्ठा करते हैं। वाटर स्टोर्ड इन डैम्स कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेज, वाटर जो स्टोर किया जाता है डैम्स में उसे कई कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हियर वी यूज़ द टर्म मल्टी रिवर प्रोजेक्ट्स, और इसीलिए हम मल्टी रिवर प्रोजेक्ट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस प्रोजेक्ट का एम या उद्देश्य क्या होता है या इसकी ज़रूरत क्या है। क्वेश्चन बेटा व्हाट आर द नीड ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स पूछा जाए या व्हाट आर द एम्स ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स है, दोनों का आंसर सेम ही रहेगा। फर्स्ट क्या है, प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, प्रोड्यूस करना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का उत्पादन करने के लिए टरबाइन पर वाटर फ्लो गिराकर उसकी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी और देन इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। सेकेंड है क्रिएटिंग रिजर्वायर ऑफ वाटर, पानी का संग्रह करना। थर्ड, प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग पर्पजेज, पानी को सिंचाई के लिए और पीने के पानी का व्यवस्था करने के लिए एकत्र करना। फोर्थ वन, फ्लड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, फ्लड कंट्रोल करना एंड प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन को रोकना और बाढ़ को नियंत्रण में रखना। फिफ्थ वन इज फिशरीज, जो हम लोग डैम बनाते हैं उसे बेटा मैन मेड लेक भी कहा जाता है, और इसमें हम लोग फिशरी और टूरिज्म जैसे साइड बिजनेस भी कर सकते हैं। सिक्स्थ एंड लास्ट वन है इनलैंड नेविगेशन एंड अट्रैक्शन ऑफ टूरिज्म। इनलैंड नेविगेशन, ज़मीन पर पानी के रास्ते, ज़मीन पर का मतलब है बेटा दो तरह के होते हैं वाटर वेज, पानी के रास्ते दो तरह के होते हैं। पहला होता है ओशियनिक जिसको मरीन कहते हैं, और दूसरा होता है नदियों या कैनाल के रास्ते होने वाला जिसे हम इनलैंड नेविगेशन कहते हैं। तो नदी और कैनाल के रास्ते इधर से उधर आने जाने की व्यवस्था जो होती है उससे हम लोग इनलैंड नेविगेशन कहते हैं, वो हमारी मिलती है डैम्स के थ्रू। एंड सेकंड है अट्रैक्शन ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म जो है वो अट्रैक्ट होता है बिकॉज ऑफ मैन मेड लेक। इसके बाद कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मैन मेड लेक्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पहली है चेनाब जो सलल रिवर पर है कश्मीर में, दूसरी है सतलज भाखरा नागल पंजाब हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर, थर्ड वन इज़ गंगा टिहरी और नरोरा भी यूपी में, टिहरी तो उत्तराखंड में है, नरोरा यूपी में, चंबल राणा प्रताप सागर गांधी सागर ये एमपी यूपी और राजस्थान के बीच में, सोन रिहन ये भी हमारा ईस्टर्न यूपी है, महानदी हीराकुंड ये हमारा उड़ीसा, नर्मदा सरदार सरोवर डैम ये हमारा गुजरात, गोदावरी प्रवारा, कृष्णा कोयना नागार्जुन सागर, कावेरी मैट्टूर ये तमिलनाडु। बेटा एक बार हम इसको देख लेते हैं बुक में आपको मैप में मिल जाएगा मेजर रिवर्स एंड डैम्स। तो हम सबसे पहला देखते हैं सलल जो ये है हमारा कश्मीर में, इसके बाद इसके नीचे आते हैं तो भाखरा नागर, इसके बाद टिहरी उत्तराखंड में भागीरथी और अलकनंदा की जॉइंट पर उत्तराखंड में, और इसके नीचे गंगा रिवर ये हमारा नरौरा है। इसके बाद नीचे आते हैं तो ये हमारा सोन ईस्ट यूपी में पड़ेगा। ये आप बुक से देख सकते हो बेटा, महानदी आपको यहाँ पर मिल जाएगी हीराकुंड डैम, इसके नीचे रामानुगुंडम गोदावरी पर ही हमारा प्रवारा है महाराष्ट्र में, इसके ऊपर पेनगंगा, इसके नीचे कृष्णा नदी पर कोयना है, फिर नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, इसके नीचे तुंगभद्रा कर्नाटक, उसके नीचे हम आते हैं तो मैट्टूर कावेरी पर, और उसके नीचे पेरियर। एक हमारा रह गया सरदार सरोवर डैम ये गुजरात में, इसके ऊपर हम देखते हैं तो राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। इसमें बेटा क्लियर नहीं आ रहा है पर आप बुक में देखोगे तो एकदम क्लियर आएगा, हम फोटो अभी ग्रुप में दे देंगे। ठीक बेटा बस इतना ही चैप्टर था आपका, इसके अलावा जो भी आपको डाउट्स हो वो पूछ लीजिएगा।